एवरीवन, हेजी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किडनी यानी वृक्क को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? वृक्क को पढ़ने वाले हैं, जिसका इंग्लिश होता है किडनी। क्या होता है? किडनी। आज हम लोग इसी का अध्ययन करने वाले हैं। तो जो हमारी वृक्क होती है उसका मुख्य काम क्या होता है, इसको सबसे पहले जानेंगे। साथ ही साथ इसमें जो हमारे एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जो निकलते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल निकलते हैं, उनको जानेंगे। ठीक है, यानी उत्सर्जी पदार्थ जो निकलेंगे उसको जानेंगे। साथ ही साथ वह कहाँ से बनते हैं और उनकी प्राप्ति कैसे होती है, साथ ही साथ वह हमारे शरीर के लिए कैसे होते हैं, इन सारी तथ्यों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, और वह किसके माध्यम से निकलते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो अभी वीडियोज़ को देख रहे हैं एक बार शेयर कर दें। साथ ही साथ जो चैनल पे नए हैं वे लोग सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा सेशन है वृक्क यानी किडनी। तो आइए देखते हैं कि किडनी क्या है, किडनी का काम क्या है। किडनी जो है रक्त का फिल्ट्रेशन करता है। क्या करता है? रक्त को छानता है। क्या करता है? रक्त को छानने का काम करता है। छानने का काम यानी फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है, किडनी क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है। क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है। और इसकी संरचना जो होती है कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, संरचनाएं जो होती है कुछ इस प्रकार की होती है, हूबहू संरचनाएं नहीं है। ठीक है, चलिए रक्त को छानने की काम करती है। यानी रक्त में क्या होता है? रक्त में क्या होता है जिसे यह छानता है? तो हमारे रक्त में क्या होता है? तो हमारे रक्त में यूरिया मुख्य रूप से पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिया। यह यूरिया क्या है? तो हमारा मुख्य रूप से उत्सर्जी पदार्थ है। क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। कौन? तो यूरिया है हमारा मुख्य उत्सर्जी। अगर पदार्थ पूछे हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो यह यूरिया है। अब बात यह आती है कि यह जो यूरिया है यह हमारे शरीर में कैसे प्राप्त होता है, यानी हमारे शरीर को कैसे प्राप्त होता है, ताकि किडनी उसका रक्त से फिल्ट्रेशन करके अलग करता है। और यह यूरिया जब फिल्ट्रेट हो जाती है तो कहाँ जाती है, इन तथ्यों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यूरिया जो है हमारा मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। तो यह यूरिया की प्राप्ति कहाँ से होती है, इसको देखते हैं। देखिए हमारी जो यूरिया है इसकी प्राप्ति जो होती है लीवर से होती है। लीवर किससे होती है? लीवर से होती है। ठीक है, अब देखिए हमारी यूरिया की प्राप्ति कहाँ से हो गई, तो लीवर से होती है। अब देखिए यह लीवर जो है यह किसको चेंज करके यूरिया में बदलता है, तो यह अमोनिया को चेंज करके, लीवर जो है हमारा अमोनिया को चेंज करके यूरिया में बदलता है और रक्त को दे देता है। लीवर क्या करता है? अमोनिया को चेंज करके यूरिया में दे देता है। अब देखिए यहाँ से एक बातें निकल के आई कि जब हमारे रक्त में यूरिया पाई जाती है और इस रक्त के यूरिया को जब छानने का काम हमारा वृक्क यानी किडनी करता है, वृक्क यानी किडनी जो है हमारा फिल्ट्रेशन का काम करता है, तो आखिर यह जो है हमारे यूरिया यह कहाँ निकल के जाता है, तो जो हमारा यूरिया है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में कहाँ से निकलता है, तो यूरिन के द्वारा। किसके द्वारा? तो यूरिन के द्वारा यह निकलता है। किसके द्वारा? तो यूरिन के द्वारा क्या होता है? निकल जाता है। ठीक है, यूरिन के द्वारा निकल जाता है। कौन? तो यूरिया। अब देखिए यहाँ पर बातों को समझिएगा, एक बातें यहाँ पर समझिएगा कि हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वह क्या है, तो यूरिया है। और इसी के कारण हमारे मानव को क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर क्वेश्चन पूछे कि मानव क्या है, अगर ऑप्शन में रहे यूरियोटेलिक तो क्या होगा? आंसर यूरियोटेलिक होगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मानव का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो है यूरिया है, इसीलिए मानव को क्या कहा जाता है? तो यूरियोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक। यानी मानव को क्या कहा जाता है? मानव को यूरियोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक। क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो मानव को यूरियोटेलिक कहा जाता है। अब आगे की बातों को एक बार फिर से बातों को समझिए। किडनी जो है यह रक्त को छानने का काम करता है, फिल्ट्रेट करने का काम करता है। रक्त में यूरिया क्या होता है? उपस्थित होता है मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। और जो है यह यूरिया कहाँ से प्राप्त होता है? तो लीवर से प्राप्त होता है। लीवर में जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। अब देखिए यह जो हमारा यूरिया जब अशुद्धि के रूप में निकल जाता है तो यह जाता कहाँ है? तो यह जाता है हमारे यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। अब देखिए हमारे मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होने के कारण मनुष्य को क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक कहा जाता है। अब आगे की तथ्यों को बारे में जानते हैं। देखिए हमारे जो
किडनी है इसका आकार कैसे होता है, तो हमारे किडनी का आकार जो है, हमारे किडनी का आकार सेम के बीज के समान होता है। किसके समान होता है? सेम के बीज के समान। किसके समान? सेम के बीज के समान होता है। एकदम आराम से समझिएगा इसका आकार कैसा होता है, तो सेम के बीज के समान होता है। अब देखिए बातों को समझिएगा, एक बात यहाँ पर समझिएगा कि इसका आकार तो हो गया सेम के बीज के समान, लेकिन इसका जो डायमेंशन होता है, लंबाई चौड़ाई मोटाई, ये कितनी होता है, तो हमारा किडनी जो है, किडनी यह 5 इंच क्या होता है, 5 इंच लंबा, 5 इंच, 5 गुने 2.5 गुने 1.25। अब देखिए 5 इंच लंबा हो गया, ठीक है, यह लंबाई हो गया, ठीक है, यह क्या हो गया, यह हो गया चौड़ाई, और यह क्या हो गया हमारी मोटाई, क्या हो गया थिकनेस, जिसे मोटाई। यानी हमारा जो सेम के बीज का आकार का हमारा जो वृक्क होता है, किडनी होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, वह हो गया 5 इंच लंबा, 2.5 इंच चौड़ा और 1.25 इंच मोटा होता है। अब देखिए हमारे किडनी का मुख्य कार्यात्मक इकाई, यानी जो ये फिल्ट्रेशन का काम होता है, यह फिल्ट्रेशन का कारण मुख्य रूप से कौन करता है, तो इसमें एक नेफ्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन। क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन पाया जाता है। यहाँ पर एक नेफ्रॉन इसके अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन। यह क्या करता है? मुख्य रूप से फिल्ट्रेशन की क्रियाएं इसी के अंतर्गत क्या होती है, संपन्न होती है, यानी यही संपन्न करता है। इसलिए नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई है। क्या है? किडनी की कार्यात्मक इकाई है। क्या है? नेफ्रॉन जो है यह किडनी की कार्यात्मक इकाई है। फिर से बातों को समझिएगा, यह फिल्ट्रेशन का कार्य जो है नेफ्रॉन के अंतर्गत संपन्न होती है, इसलिए इस नेफ्रॉन को कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। यहाँ पर एक रेनल सेल होता है, रेनल सेल होता है। क्या होता है? रेनल सेल होता है, ठीक है। रेनल वेन होता है। क्या होता है? रेनल वेन यहाँ पर भी होता है, जिसके माध्यम से रक्त क्या होता है, वृक्क यानी वृक्क में प्रवेश करता है, किडनी में प्रवेश करता है। इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? यूरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेटर कहा जाता है। और यह जो होता है यह यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिन ब्लैडर होता है। क्या होता है? यूरिन ब्लैडर होता है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? ये भी इसमें क्या होता है? नेफ्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है? कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। किसकी? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है, ठीक है। किडनी की कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो नेफ्रॉन को कहा जाता है। इस बातों को एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमारे जो रक्त के छानने का, बराबर क्वेश्चन करता है कि रक्त के छानने का काम कौन करता है, तो हमारा किडनी करता है। रक्त में क्या उपस्थित होता है? उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया उपस्थित होता है। यह मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, मतलब अगर पूछे क्वेश्चन कि मानव का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है, अगर यहाँ पर पूछे कि मानव का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया जो है, यूरिया मानव का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। मानव का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। क्या होता है? मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक है। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक है। यूरिया जो है मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। इसी के कारण मानव को क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक कहा जाता है। साथ ही साथ एक बात को समझिएगा कि जो हमारे उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया रहता है, यह कहाँ से शरीर से बाहर निकलता है? तो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। उसके बाद यह जो है किडनी, इसका जो आकार होता है, इसका जो फेस होता है, वह सेम के बीज के समान होता है। साथ ही साथ इसकी कार्यात्मक इकाई यानी किडनी वृक्क की कार्यात्मक इकाई किसको कहा जाता है? तो नेफ्रॉन को कहा जाता है। अब आगे जानेंगे कि यह नेफ्रॉन नया शब्द आया हुआ है, यह नेफ्रॉन क्या होता है। और एक बात को ध्यान में रखिएगा, यह जो है यूरिया, इसका फार्मूला होता है CONH2 द होल ट्वाइस। क्या होता है? होल ट्वाइस। और प्रयोगशाला में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक अगर पूछेगा कि कार्बनिक पदार्थ सबसे पहले प्रयोगशाला में बना हुआ था, वह कौन बना हुआ था? तो यूरिया। और इसको बनाया किसने था? तो वोहलर ने बनाया था। किसने? तो वोहलर ने बनाया था। किसने बनाया था? वोहलर ने। सर्वप्रथम अगर पूछे कि संश्लेषित का कार्बनिक पदार्थ कौन है, तो वह क्या है? कार्बनिक यौगिक कौन है? तो वह यूरिया है, ठीक है। प्रयोगशाला में बनाया गया, ठीक है। फिर से समझिएगा कि यह यूरिया जो है, लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। और यह सभी क्या है जो हमारे यूरिया या
टॉक्सिक पदार्थ है, विषाक्त पदार्थ है, अगर यह हमारे शरीर में रहे तो शरीर के कार्यों में को क्या करेंगे, जो सुचारू रूप से चल रही है इसे प्रभावित कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अगले टर्म को देखने वाले हैं कि आगे जो हमारा यहाँ पर एक टर्म मिला नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन होता क्या है, इसकी संरचना क्या होती है और यह कैसे कार्य को संपन्न करता है, यानी यह जो फिल्ट्रेशन का काम करता है तो इसके अंदर भी एक होता है, वहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन का कार्य होता है। अगर मुख्य रूप से पूछे और वहाँ पर पूछे कि किडनी के अंतर्गत मुख्य रूप से अगर पूछे कि किडनी के अंतर्गत फिल्ट्रेशन का काम कहाँ होता है, तब वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस बातों को हम आप सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम उसको बताते हैं और उसके बाद हम लोग यूरिन के बारे में जानेंगे, यानी यूरिन क्या होता है और उसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, कौन सी विटामिन्स पाई जाती है, कौन से मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं और वे कैसे शरीर से बाहर निकलते हैं, इसको देखने वाले हैं। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, चलिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, चलिए देखिएगा, जो हमारा रक्त जो होता है, किडनी जो रक्त जो होता है, रक्त के छानने की संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं, जो यह संपूर्ण क्रिया जो होती है इसे डायलिसिस कहा जाता है, हिंदी में इसे अपोहन कहा जाता है, इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, यह जो है रक्त के छानने की क्रिया जो है डायलिसिस कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है, क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। ठीक है, इसे मिटा करके फिर से लिख देते हैं और कुछ प्रमुख बातें हैं उसको भी हम समझा देते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद किडनी से संबंधित जो प्रमुख बातें हैं उसको और हम इसमें वन लाइन करके आप सभी देखिए, यह सभी प्रमुख टर्म है और यह सभी आए हुए क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं आएगा, यह मेरी गारंटी है। ठीक है, जितने भी बता दिया जाता है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बस शेयर सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, देखिए अच्छे से पूरे तरह क्लियर हम करवा देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर कैसे कार्य होता है। देखिए, जो कि हमारी संपूर्ण सिस्टम जो होती है, जो हमारे रक्त को शुद्धिकरण करता है, रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रियाएं, रक्त के फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, शुद्धिकरण की नहीं, रक्त के फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रियाएं होती है, इसी को क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं, डायलिसिस जो होता है, डायलिसिस होता है, इसे हिंदी में अपोहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपोहन। देखिए अब क्या होता है कि हमारा जो रक्त होता है यह किडनी में 2 बार प्रवेश करता है, रक्त जो है हमारे किडनी में 2 बार प्रवेश करता है। तो पहली बार में क्या होता है, पहली बार में क्या होता है कि पहली बार में आवश्यक और अनावश्यक को क्या किया जाता है, पहली बार में आवश्यक और अनावश्यक को क्या किया जाता है, अलग अलग बांट लिया जाता है। ठीक है, यानी कौन से तत्व आवश्यक है और कौन से तत्व अनावश्यक है। और जब दूसरी बार पंप करके, यानी दूसरी बार जब फिल्ट्रेशन की क्रियाएं होती है, तब क्या होता है कि जब दूसरी बार फिल्ट्रेशन की क्रियाएं होती है तो आवश्यक तत्व जो हैं, आवश्यक, यह जो है रक्त में चले जाते हैं, यानी शुद्ध फिल्ट्रेट हो जाता है रक्त हमारा क्या हो गया, फिल्ट्रेट हो गया, छन गया। ठीक है, और जो अनावश्यक तत्व जो हैं यह यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो है वृक्क वह कैसा अंग है, तो यह एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। क्या है, तो यह एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है, एक्सेटरी ऑर्गन है। क्या है, वृक्क जो है यह एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। क्या है, उत्सर्जी अंग है। वृक्क जो है हमारा एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। ठीक है, तो यह जो हमारे मुख्य टर्म थे कि क्या करता है कि डायलिसिस या अपोहन। अब जब हमारी किडनियां खराब हो जाती है, किडनी खराब हो जाता है तो क्या होता है, कृत्रिम रूप से हम लोग डायलिसिस कराते हैं, कृत्रिम रूप से रक्त को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट करवाते हैं। ठीक है, अगर रक्त फिल्ट्रेट नहीं हो तो उसमें क्या हो जाएगा, रक्त में क्या हो जाएगा, यूरिया की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, जिससे जो है मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें कि आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले, एक बार फिर से समझ लिए कि आवश्यक और अनावश्यक तत्वों को फर्स्ट बार में करता है अलग अलग, और दूसरे बार में क्या करता है, आवश्यक तत्व जो है रक्त के माध्यम से संचारित होने लगते हैं और
अनावश्यक तत्व जो हैं वह यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो यह हमारे मुख्य टर्म हुए। अब जानेंगे हम लोग कि आखिर जो नेफ्रॉन, एक नया टर्म यहाँ पर आया हुआ था, आखिर नेफ्रॉन होता क्या है और नेफ्रॉन की संरचना क्या होती है, साथ ही साथ जो हमारे रक्त के फिल्ट्रेशन की जो क्रिया होती है, रक्त के छलने की जो क्रिया होती है, यह किडनी के अंदर कौन से भाग में होती है, ठीक है, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, यह किडनी के अंदर कौन से भाग में होती है। तो आप लोग क्या करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो हम आगे आप सभी को बताने वाले हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, तो यह क्या कहलाता है, किडनी। और यह जो समस्त क्रियाएं होती है सभी क्या कहलाती है, उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आती है। इस समस्त क्रियाओं को, उत्सर्जन की क्रिया, एक्सेटरी जो है, इस समस्त क्रियाओं को उत्सर्जन की क्रिया, उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि नेफ्रॉन क्या होती है, नेफ्रॉन के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेफ्रॉन की संरचना को हम देखते हैं। आखिर नेफ्रॉन की संरचना कैसे होती है, और उसके अंतर्गत जो फिल्ट्रेट करता है एक वोमन कैप्सूल होता है और हेनेले कैप्सूल, यही दोनों क्या करता है, रक्त के फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो ठीक है, चलिए हम दिखाते हैं कि वोमन कैप्सूल कहाँ होते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम वोमन कैप्सूल को आप सभी को दिखाने वाले हैं। ठीक है, कि वोमन कैप्सूल कहाँ होता है। ठीक है, चलिए यह तो हमारा हो गया किडनी, और किडनी के अंतर्गत जो नेफ्रॉन पाया जाता है, नेफ्रॉन जो पाया जाता है वह काम क्या करता है उसको हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, देखिए यह जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन यह कप के आकार की संरचना होती है। ठीक है, ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे जाती है और ऐसे चली जाती है। ठीक है, समझिएगा, बातों को समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, यह कप के आकार की एक संरचना होती है और इस संरचना के बारे में समझिएगा, ऐसे संरचना होता है। ठीक है, अब देखिए इसी में यह जो कप के आकार की जो संरचना है, इसी को वोमन कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वोमन कैप्सूल, वोमन संपुट भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वोमन कैप्सूल। और यहीं पर हेनले लूप होता है। क्या होता है, हेनले लूप। हेनले लूप अगर ऑप्शन में रहे कि जो किडनी के अंतर्गत रक्त के फिल्ट्रेशन की क्रिया कहाँ होती है, तो वोमन कैप्सूल में होती है। किडनी के अंतर्गत रक्त के फिल्ट्रेशन की क्रिया कहाँ होती है, तो वोमन कैप्सूल में। अगर ऑप्शन में वोमन कैप्सूल नहीं रहे और हेनले लूप रहे, तो हमारा हेनले लूप आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेनले लूप आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार बातों को समझिएगा जो हमने आप सभी को बताया है। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन करता है कि हमारे जो किडनी है इसमें नेफ्रॉन की जो संख्या होती है लगभग 10 लाख होती है। 1-2 नेफ्रॉन नहीं पाए जाते हैं हमारे किडनी में। हमारे किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। और नेफ्रॉन की जो संरचना होती है यह इसी प्रकार की संरचना होती है। इसमें वोमन कैप्सूल पाया जाता है और यह क्या करता है, रक्त को फिल्ट्रेट करता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि किडनी के अंतर्गत रक्त के फिल्ट्रेशन की क्रिया कहाँ होती है, तो हमारा आंसर वोमन कैप्सूल होगा। अगर वोमन कैप्सूल नहीं दिया रहे, अगर ऑप्शन में हेनले लूप दिया है, तो हमारा हेनले लूप रहेगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, हेनले लूप। अब कुछ लोगों की समस्याएं होंगी कि अगर दोनों दे दिया है तो क्या होगा। अगर दोनों दिया है, अगर ऑप्शन में दिया है बी और सी, तो बी और सी होगा। अगर ऑप्शन में बी और सी नहीं दिया है, अगर केवल यह दिया है कि वोमन कैप्सूल ABCD करके दिया है, तो हमारा आंसर वोमन कैप्सूल होगा, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस इसी का है। अगर ऑप्शन में यह नहीं दिया रहे, तब हम लोग हेनले लूप को मारेंगे। ठीक है, हेनले लूप को टिक आउट करेंगे। ठीक है, चलिए अब बातों को एक बार फिर से रिकॉल हम आप सभी को करके दिखाते हैं। उसके बाद इसमें एक शब्द आ रहा है यूरिन, उसी यूरिन के बारे में आप सभी को बताने वाले। तो देखिए हमारा जो मानव का शरीर होता है इसमें एक संरचना पाई जाती है जो कि सेम के आकार की होती है। क्या होती है, सेम के आकार की होती है। और इसका मुख्य कार्य होता है रक्त को फिल्ट्रेट करना। और यह रक्त में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है यूरिया। उस यूरिया को क्या करती है, फिल्ट्रेट करके और रक्त से बाहर निकालती है। और वह फिल्ट्रेट किए हुए यूरिया को यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालती है। और जो हमारी वृक्क होती है इसमें पाया जाता है नेफ्रॉन, जो कि वृक्क की कार्यात्मक क्रियाएं यानी फिल्ट्रेशन की क्रियाएं जो है वह नेफ्रॉन के अंतर्गत वोमन कैप्सूल और वोमन संपुट भी इसे कहा जाता है, इसमें होता है। साथ ही साथ अगर वोमन कैप्सूल ना दिया रहे तो यह क्या होता है, हेनले लूप में। और एक ये भी क्वेश्चन करता है कि नेफ्रॉन के अगले भाग को क्या कहते हैं। नेफ्रॉन का यह अगला भाग होता है, क्या होता है, नेफ्रॉन का
अगला भाग, तो नेफ्रॉन के अगला भाग को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन के अगले भाग को बोमन सेप्पुट कहते हैं। उसके बाद हमारे जो है यह किडनी के बारे में यह बात है कि इसकी आकार कितनी होती है, तो किडनी का आकार 5 इंच लंबा, 2.5 इंच चौड़ा और 1.25 इंच मोटा होता है, नहीं इसकी थिकनेस होती है। और जो हमारा मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है, जिसके कारण मनुष्य को यूरियोटेलिक कहा जाता है, यह हमें लीवर से प्राप्त होता है। लीवर अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट करके रक्त में देता है, ठीक है। और वहीं से हमारी क्या होती है कि रक्त में देता है और वह किडनी में आकर के 2 बार पंप करता है। किडनी में रक्त जो है रेनल वेन्स के माध्यम से किडनी में प्रवेश करता है, यही रेनल में वेन्स हैं, इन्हीं के माध्यम से किडनी में प्रवेश करता है। और साथ ही साथ पहली बार में आवश्यक और अनावश्यक तत्वों को क्या करता है, अलग अलग विभाजित करता है। और दूसरी बार में जो फिल्ट्रेशन की क्रियाएं होती है उसमें क्या करता है कि वह जो अनावश्यक तत्व हैं उनको यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है। अब देखिए हमारी जो किडनी की आकार पूछता है, बराबर क्वेश्चन करता है कि किडनी का आकार कैसा होता है, तो किडनी का आकार जो है सेम के आकार का होता है, ठीक है। अब देखिएगा हमारी जो मुख्य बातें हैं कि हमारा यूरिन क्या होता है उसको देखने वाले हैं। और इसको भी ध्यान में रखिएगा कि नेफ्रॉन का अगला भाग क्या कहलाता है, तो नेफ्रॉन का अगला भाग हेनले लूप कहलाता है। अब चलिए यूरिन के बारे में जानते हैं कि आखिर जो यूरिन होता है वह कैसा होता है, और साथ ही साथ यूरिन से संबंधित क्वेश्चन भी किए जाते हैं, ठीक है, कि यूरिन क्या होता है, उसका रंग कैसा होता है, उसका पीएच क्या होता है, इन सभी तथ्यों को हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो आप सभी धैर्य बनाए रखें और हमारे एक पेड क्लासेज चलने वाली है, ठीक है। पेड क्लासेज को आप लोग जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर देखेंगे। देखिए एक भी क्वेश्चन इसे बाहर नहीं आने वाला है, जो यहाँ पर बता दिया जाएगा 99% यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा हम बताने वाले हैं यूरिन, क्या बताने वाले हैं यूरिन के बारे में कि आखिर यूरिन होता क्या है और इसका रंग क्या होता है। देखिए यूरिन का रंग जो है यह पीला होता है। वही पीला रंग होने का कारण क्या है, तो यूरिन में एक यूरोक्रोम पाया जाता है, यूरोक्रोम पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, पीला होता है। क्या होता है, पीला होता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो हमारा यूरिन का पीएच कितना होता है, तो यूरिन का पीएच 6 होता है। पीएच का मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी इसे कहा जाता है। और इसका आविष्कार जो है सोरेनसन ने किया था पीएच स्केल का। अब यह 6 का मतलब क्या हुआ, देखिए जो पीएच स्केल पर 7 से ऊपर रहता है, 7 से ऊपर रहता है तो उसे क्षारीय कहा जाता है, और 7 से नीचे रहता है तो उसे अम्लीय। जितना नीचे रहेगा उतना अधिक अम्लीय होगा, और 7 पर रहेगा तो उसे उदासीन कहा जाता है। तो यह 7 से नीचे है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, अम्लीय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अम्लीय। इंग्लिश में इसे एसिडिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एसिडिक कहा जाएगा। उसके बाद देखिएगा हमारे यह जो है यूरोक्रोम पीला रंग हो गया। अब देखिए हमारे मनुष्य के लिए जो हमारा यूरिन निकलता है बाहर, उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। तो आइए यूरिन में जो तत्व निकलते हैं उसमें 95% क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। 95% पानी होता है। उसके बाद इसमें 2% यूरिया होता है। क्या होता है, 2% यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया होता है। साथ ही साथ 1.3% इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। 1.3% इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और जो शेष बच गया ना, और शेष बच गया, इसमें क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा रक्त निकलता है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो हमारे रक्त में जो है विटामिन कौन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है, या अकार्बनिक पदार्थों में रहता है। क्या रहता है, तो विटामिन सी रहता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारे सामान्य मनुष्य के लिए जो सामान्य ताप पर एक दिन में लगभग कितने लीटर मूत्र क्या होता, यूरिन का उत्सर्जन होता है, तो वह होता है 1.2 लीटर से 1.5 लीटर सामान्य ताप पर जो होते हैं वह 1.2 लीटर से 1.5 लीटर होता है। कब, सामान्य ताप पर हमारे जो है यूरिन। अब क्वेश्चन करता है यूरिन का जो पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। इसका पीएच कितना होता है, तो 6 होता है। 6 है तो क्या है,
अम्लीय है। अगर पूछे कि यूरिन जो है, यूरिन इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होता है। यूरिन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो पानी, वाटर पाया जाता है 95%। उसके बाद यूरिया पाया जाता है, उसके बाद 1.3% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और शेष जो हैं वह अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि हमारे यूरिन में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन सी पाई जाती है। साथ ही साथ पूछता है सामान्य ताप पर, देखिए जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सभी लोग अवगत हैं कि यूरिन की मात्राएं क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जितना अधिक टेम्परेचर रहेगा उतने अधिक क्या होंगे, ये उतने ही कम यूरिन की मात्राएं होंगी। यानी टेम्परेचर का क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ा तो यूरिन की मात्राएं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यूरिन की मात्राएं क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तब यहाँ से देखिएगा कि कितना लीटर, 1.2 से 1.5 लीटर हमारे शरीर में यूरिन की मात्राएं निकलती है। तो यह जो यूरिन है यह उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत उत्सर्जी क्या होता है, उत्सर्जी के रूप में हमारे शरीर से निकलता है यूरिन। ठीक है, तो हम लोगों ने आज देखा किडनी क्या होता है, किडनी से संबंधित तथ्य, और किडनी के अंतर्गत जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं, यह नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन एक कार्यात्मक इकाई है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि यूरिन जो निकलता है उसका रंग कैसा होता है, उसमें उसका पीएच कैसा होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, साथ ही उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है। साथ ही साथ यह जो यूरिन है ना, यूरिन यह बाहर के वातावरण से अभिक्रिया करके अमोनिया प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है, अमोनिया कर लेता है, अमोनिया प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें स्मेल मिलने लगती है, गंध आने लगती है। ठीक है, गंध आने लगता है। यह यूरिन जो बाहर निकलता है यह बाहरी वातावरण से अभिक्रिया करके अमोनिया बना लेता है, जिसके कारण हमें क्या आने लगता है, स्मेल आने लगता है, गंध आने लगता है। तो चलिए फिर से एक बात को समझिएगा कि हमने फिर से एक बार थोड़ी सी प्रमुख बातों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, देखिएगा जो हमारी किडनी होती है इसका आकार सेम के आकार का होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करता है कि किडनी का काम क्या है, तो ये रक्त को क्या करता है, छानता है, शुद्ध नहीं करता है। शुद्ध जो है वो फेफड़े का काम है। क्या है, ये रक्त को क्या करता है, छानने का काम, फिल्ट्रेशन का काम करता है। और यह प्रक्रिया जो है डायलिसिस कहलाती है। ठीक है, और उसके बाद हमने बताया कि मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो है वह क्या है, रक्त में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है। और यूरिया लीवर से मिलता है, और लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके रक्त में प्रवाहित कराता है, जो कि वहाँ किडनी के पास पहुँचता है। साथ ही साथ ये भी मैंने बताया कि इस यूरिया के मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होने के कारण मनुष्य को यूरियोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरियोटेलिक कहा जाता है। और जो हमारे सामान्य रूप से किडनी का आकार जो होता है, किडनी का आकार हमने बताया था कि किडनी का आकार जो होता है वह सामान्य रूप से 5 इंच लंबा, 2.5 इंच चौड़ा और 1.25 इंच क्या होता है, मोटा होता है। और इसकी जो सामान्य रूप से वजन जो होता है 140 से 150 ग्राम होता है। क्या होता है, 140 से 150 ग्राम हमारा क्या होता है, किडनी का वजन होता है। क्या होता है, 140 से 150 ग्राम होता है हमारा किडनी का वजन। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्लासेज को यहीं एंड करेंगे, और मुझे आशा है कि आप सभी को यह क्लासेज जरूर ही समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लासेज को शेयर करें। साथ ही साथ हमारी जो पेड क्लासेज चल रही है उसको ज्वाइन करें, वहाँ और ही बेहतरीन ढंग से जितने भी मैंने पॉइंट बताया था ये सभी एग्जाम पॉइंट है, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आता है। यानी अगर 30 क्वेश्चन आए तो अगर बायोलॉजी से 30 क्वेश्चन आए तो 29 तो जरूर ही मैच करेंगे। यह मेरी गारंटी है कि पूरा के पूरा बायोलॉजी में 30 में से 29 जरूर ही मैच करवा देंगे हम। तो आप लोग केवल बस धैर्य बनाए रखें, साथ ही साथ आप लोग पेड क्लासेज को ज्वाइन करें। तो आज के लिए हम क्लासेज को यहीं पर रहने देते हैं। और एक ज़रूरी सूचना यह है कि कल जो है रक्षाबंधन के शुभ अवसर के कारण क्लासेस बंद रहेगी, क्लासेस क्लोज रहेगी। कल जो है कोई भी क्लासेज नहीं चल पाएगा, साथ ही शाम की क्लासेज और सुबह की क्लासेज भी नहीं चल पाएगी। और मंडे से ट्यूसडे से हमारी क्लासेज जो है 3 क्लासेज जो कंटिन्यू चलती थी उसको हम लोग शुरू करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक बाढ़ आ जाने की वजह से हम लोग जो है क्लासेज को थोड़े से ड्रॉप कर रहे थे, क्योंकि नेट की व्यवस्थाएं भी गड़बड़ और लाइट की व्यवस्थाएं भी गड़बड़ हो गई थी। तो सभी लोगों को, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोगों को रक्षाबंधन की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।